हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक विश्व के कई रिसोर्सों का अध्ययन कर लिया है। इनमें मुख्य रूप से वन संसाधनों के बारे में, मिट्टी संसाधनों के बारे में, इसके अलावा विश्व के जो संसाधन होते हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स यानी कि जल संसाधन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जल को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धरातल पर मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कृषि के लिए, इन सब के लिए जल का होना आवश्यक है। अगर हमारी पृथ्वी से जल को हटा दिया जाए तो यहाँ पर किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जीव के बिना कोई भी, जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए जल को एक आवश्यक ही संसाधन माना गया है। अगर हम लोग बात करेंगे धरातल के ऊपर, अगर हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जल संसाधन को मुख्य रूप से प्रतिशत के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो स्थल एरिया होता है उससे भी ज़्यादा प्रतिशत में ये पाया जाता है। यानी कि अगर हम 100% अगर पूरी पृथ्वी को माने तो इस 100% पृथ्वी के ऊपर 71% जल मिलता है, जबकि 29% स्थल भाग मिलता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर 71% जल पाया जाता है, जबकि 29% जो है स्थलीय भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो जल है पृथ्वी के ऊपर वो 71% है, जबकि स्थलीय भाग केवल 29% देखने को मिलता है। लेकिन हम लोगों ने सुना है या कहते हैं कि जल का संरक्षण करना चाहिए या जल को बचाना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब 71% जल है तो हमें जल से घबराने की क्या आवश्यकता है, या जल क्यों समाप्त हो जाएगा इतनी जल्दी। तो मैं आपको बता दूं कि जो 71% पूरी पृथ्वी पर जल पाया जाता है, अगर इसको हम 100% मान लें तो 97% जल महासागरों में पाया जाता है। यानी 100% जल का 97% भाग कहाँ मिलता है? महासागरों में मिलता है। अब महासागरीय जो जल होता है वह मानव के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पीने के लिए, कृषि के लिए लवणीय माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि मानव सीधे तौर पर उस जल का प्रयोग नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वह जो जल होता है वो खारा होता है। यानी जो महासागरीय जल है उसमें 34 ग्राम प्रति लीटर के लगभग औसतन लवणता पाई जाती है। उसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल लवणीय होता है, जो मानव के उपयोगी नहीं है। हमारे जल उपयोग कौन सा रहता है? यहाँ पर आप आंकड़े देखेंगे कि अगर हम पूरे जल को 100% मान लें तो 97.16% जो जल है वो महासागरों में मिलता है, जो खारी जल है, जो कृषि के बिल्कुल योग्य नहीं है, पीने के बिल्कुल योग्य नहीं है। उसमें से उसके बाद में 2.26% जो जल है वो हिम के रूप में, नदी के रूप में, झील के रूप में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्थलीय जल भी कह सकते हैं। यानी ऐसा जल जो हिम के रूप में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध में हिम टोपियों के रूप में पाया जाता है, ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। नदियाँ, पूरे विश्व में बहुत सारी नदियाँ हैं, ये नदियाँ बहती हैं, इनमें भी कुछ जल मिलता है और कुछ झीलें होती हैं। तो लगभग 2.26% जो जल है वो जो हिम, नदी, झील आदि में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे कम जो जल पाया जाता है, जिस पर मानव अधिकांशतः निर्भर होता जा रहा है, उसको कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर या आंतरिक जल। अब आप इसे देखेंगे तो इसे भूगर्भिक जल कहते हैं और ये मात्र 0.58 या 0.58% के लगभग ही पाया जाता है।
यानी हम कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो समरसेबल लगी हुई रहती हैं और जो हम भूमि से पानी निकालते हैं ऊपर धरातल पर, तो वो उसकी मात्रा 0.58% है, जो कि काफ़ी कम है। इसीलिए अधिकांशतः जो क्षेत्र हैं वो डेंजर जोन में आते जा रहे हैं। तो ये तो रहा इसका प्रतिशत। अब हम लोग अगर इस टॉपिक में पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स में, तो इस जल को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। यानी पृथ्वी पर जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है महासागरीय जल। महासागरीय जल कहाँ कहाँ मिलता है। दूसरा है स्थलीय जल और तीसरा है आंतरिक जल। तो पृथ्वी के ऊपर जो जल का वितरण पाया जाता है उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है महासागरीय जल के बारे में, दूसरा है स्थलीय जल और तीसरा है आंतरिक जल। तो हम पहले की यहाँ बात करेंगे सबसे पहले कि महासागरीय जल क्या होते हैं। देखें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो महासागरीय जल होते हैं ये वे जल हैं जो महासागरों में हमें देखने को मिलते हैं। मैंने कहा कि अगर हम पृथ्वी पर मिलने वाले संपूर्ण जल को 100% मान लें तो अकेले महासागरों में 97.16% के लगभग जल मिलता है। कितना मिलता है? 97.16%। लेकिन यह जल खारा जल है। मैं बताया कि ये जो महासागर जल मिलता है वो लवड़ी होता है, और जब लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा होता है, तो उससे हम सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं, ना वो पीने के योग्य होता है। हालांकि तकनीकी के माध्यम से उसे पीने के योग्य बनाया जाता है, या इजराइल जैसे कई देश हैं जो कि डायटी टेक्निकल या तकनीकी सहायता से पीने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। तो महासागरीय जो जल होता है वो 97.16% के लगभग है। लेकिन ये जो महासागर होते हैं ये भी अलग अलग हैं। जैसे पहला है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर इसको कहते हैं हिंदी में, तीसरा है हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, चौथा है आर्कटिक सागर और पांचवा है अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग भागों में यहाँ महासागरीय जल को बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर एक ऐसा सागर जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एक ऐसा सागर जो पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा सागर है। पूरे विश्व का कैसा है? सबसे बड़ा सागर है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यानी प्रशांत महासागर पूरे विश्व का सबसे बड़ा सागर है। ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है और 1/3 भूभाग पर ये पाया जाता है। अगर हम लोग इस सागर की बात करेंगे तो 16.53 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी ये जो प्रशांत महासागर है यह 16.53 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस महासागर की जो औसतम गहराई है वो है 4240 मीटर। यानी कि ये जो महासागर है प्रशांत महासागर यह 4240 मीटर कैसा है? औसतम गहरा है। हालांकि ये जो महासागर है इसमें कई सारे अलग अलग द्वीप भी देखने को मिलते हैं और इसका जो सबसे गहरा बिंदु है या सबसे जो गहरा गर्त है उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच और जो कि 11,033 मीटर गहरा है। यानी प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच जो कि 11,033 मीटर गहरा है। ये फिलीपींस के पास पड़ता है और प्रशांत महासागर का ये सबसे गहरा गर्त माना जाता है। तो प्रशांत महासागर पूरे विश्व का सबसे बड़ा सागर है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। पैसिफिक ओशियन के बाद में सेकंड है आंध्र महासागर या अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन की बात करेंगे तो ये एस शेप में है या एस आकृति की तरह है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 8.20 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर और 3800 मीटर औसतम इसकी गहराई है। यानी जो अटलांटिक महासागर है इसकी जो गहराई है वो औसतम 3800 मीटर मानी जाती है। इससे कई सारे सागर जुड़े हुए हैं अटलांटिक सागर से, जैसे कि भूमध्य सागर है, बाल्टिक सागर है, काला सागर है, बफन की खाड़ी है, ये सब इसी के अंग हैं और इसी के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सबसे जो गहरा गर्त है अटलांटिक का उस को कहा जाता है प्यूर्टो रिको
और प्यूर्टो रिको की जो गहराई है वो 9,352 मीटर है। यानी कि अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो उसका नाम है प्यूर्टो रिको, और प्यूर्टो रिको है वो 9,352 मीटर गहरा है। इसके बाद में ये सेकंड नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। इसके बाद में है नंबर थर्ड हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन विश्व का तीसरा बड़ा सागर है, और इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये 3750 मीटर औसतन गहरा है। इसकी औसतन गहराई कितनी है? 3750 मीटर है हिंद महासागर की। और इसका जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है सुंडा गर्त, जो कि 7252 मीटर गहरा है। यानी कि हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गड्ढा है वो 7252 मीटर गहरा है, जिसे सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत भी कई सारे खाड़ियाँ, जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, या अनेक सागर या खाड़ियाँ आती हैं। ये क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर आता है। इसी में फोर्थ है जिसका नाम है आर्कटिक सागर। इसको नॉर्थ पोल ओशन भी कहा जाता है, या उत्तर ध्रुव सागर भी इसको कहते हैं। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, और यहाँ अधिकांशतः ये बर्फ़ से ढका रहता है, या हम कह सकते हैं कि अधिकांश यहाँ पर क्या है कि पानी कम बर्फ़ ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जब गर्मियों का समय होता है तो यहाँ पानी का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। तो जो आर्कटिक सागर है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्कटिक सागर की जो कुल गहराई है औसतन वो 54 से 54 मीटर के लगभग मानी जाती है। और ये इसकी जो सबसे गहरा गर्त है वो 5450 मीटर गहरा माना जाता है। सबसे गहरा गड्ढा इसका 54 से 50 मीटर माना जाता है। और ये जो आर्कटिक सागर है ये बर्फ़ से अधिकांशतः घिरा रहता है, और कई सारे ऐसे सागर और खाड़ियाँ हैं जो कि आर्कटिक के पास पड़ते हैं। इसी में अगला है अंटार्कटिका। हालांकि ये विवादस्थ सागर है। बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि अंटार्कटिका कोई सागर नहीं है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, और यह बर्फ़ से पूर्णतः ढका हुआ क्षेत्र है। और अगर इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ कुछ पथरीले भाग भी मिलते हैं। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि जो दक्षिण ध्रुव सागर है, जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप भी कहते हैं, इसके अगर अधिक गहराई तक खुदाई की जाए तो बर्फ़ के नीचे पानी मिल सकता है या पानी मिलता है। इसलिए इसको किस श्रेणी में रख दिया गया है? इसको महासागर की श्रेणी में रखा गया है। और इसकी जो औसतन जो गहराई है वो 3710 मीटर बताई जाती है। यानी कि ये जो अंटार्कटिका है वो 3710 मीटर के लगभग गहरा है। तो ये तो रहा सागरों के बारे में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिका। महासागरों के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं, दूसरा है इसी में जल के वितरण में स्थलीय जल। स्थलीय जल की बात करेंगे तो स्थल के ऊपर या धरातल के ऊपर जल किस रूप में देखने को मिलता है वह सब स्थलीय जल में ही आता है। चाहे वो एक नदी के रूप में हो, चाहे वो एक नहर के रूप में हो, चाहे वो झील के रूप में हो। अगर नदियों की बात करेंगे तो बहुत सारी नदियां हैं। कुछ के नाम जैसे नील नदी है, अमेजन नदी है, वांगशटी है, और भारत में गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कांगो बेसिन है। तो बहुत सारी नदियां हैं, मिसिसिपी नदी है, जिनमें हम लोग स्थलीय जल में और नदियों का हम लोग क्या करते हैं, विवरण को पढ़ लेते हैं। तो नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। और अफवा क्षेत्र की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। तो स्थलीय भाग को हम नदियों में बांट करके भी हम लोग पढ़ते हैं। अगला है नहरें। नहरों में थोड़ा सा अंतर होता है कि नदियाँ वे होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, या जल स्वयं अपने रास्ते बनाता है और अंत में सागरों में मिल जाता है, वो नदियाँ होती हैं। नहरें वे होती हैं जो मानव के द्वारा खोदी जाती हैं, और मानव उनको खोद करके अपनी सुविधा के अनुसार उनको बनाता है। जैसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध नहरों में जैसे स्वेज नहर है, पनामा नहर है, कील नहर है, सू नहर है। भारत में बात करेंगे तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है। ये सब इस नहरों के अंतर्गत आते हैं। इसी में अगला है झीलें, लेक। तो पूरे विश्व में अनेक सारी झीलें होती हैं। अब झीलें भी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती हैं प्राकृतिक झीलें, और एक होती हैं आर्टिफिशियल जो मानव के द्वारा खोदी जाती हैं।
तो जो प्राकृतिक झीलें होती हैं उन झीलों में विश्व में बहुत बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती हैं, जैसे विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। अमेरिका की बात करेंगे तो 5 बड़ी झीलें वहाँ देखने को मिलती है। इसमें सुपीरियर है, हारून है, ऑन्टेरियो है, इरी है, मिशिगन है। तो ये झीलें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनके अलावा पूरे विश्व में अनेक सारी झीलें देखने को मिलती हैं जहाँ पर ये जल पाया जाता है। तो ये हो गया स्थलीय जल के बारे में। और लास्ट में है आंतरिक जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। अगर हम लोग आंतरिक जल की बात करेंगे तो एक ऐसा जल जो कि धरातल के नीचे मिलता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। और विश्व की अधिकांशतः जो जनसंख्या है वो इसी जल के ऊपर निर्भर है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिकांश हम लोग जो अपने घरों में पानी का प्रयोग करते हैं वो सबमर्सिबल के माध्यम से, या खेतों पर जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं वो भी अंडरग्राउंड पानी का यूज करते हैं, या बहुत सी इंडस्ट्री लगती है वहाँ भी अंडरग्राउंड पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा लोड बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है आंतरिक जल के ऊपर। आंतरिक जल मात्र पहले से ऑलरेडी 0.58% है, लेकिन धीमे धीमे क्या इसके प्रतिशत में गिरावट आ रही है। और आगे आने वाले समय में अगर हम लोगों ने जल का संरक्षण नहीं किया तो ये प्रतिशत काफ़ी कम हो जाएगा और अधिकांश क्षेत्र डेंजर जोन में आ जाएंगे जहां पानी पहले से ही नहीं है या समाप्त हो जाएगा। या वर्तमान समय में ऐसे भी कई कंट्री हैं, स्टेट हैं या सिटी हैं जहां पर पानी अंडरग्राउंड समाप्त होने की ओर है और वो पानी समाप्त होने से वो डेंजर जोन में आते जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम था वाटर रिसोर्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन इसके आते रहते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा विश्व के मत्स्य पालन क्षेत्र, यानी विश्व में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मत्स्य पालन होता है। थैंक यू।